Assalamu alaikum 7th class. How are you all? It's me, Miss Sabah. Students, we've started our unit number 1, Human Organ System. In our previous lecture, we read about the digestive system and the whole process of digestion. So now, on page number 4, we will continue our reading. So here we have our next topic, which is food and health. ठीक है. सो इस टॉपिक में हम लोग फूड और हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि फूड जो है वो किस तरह से कनेक्टेड है हमारी हेल्थ के साथ. तो ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज फूड कैन लेड टू वेट इंक्रीज और ओबेसिटी. ठीक है, यानी अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं या आप अपनी एक्सरसाइज जो है वो नहीं लेते या कम लेते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका वेट इंक्रीज़ कर जाता है, यानी ओबेसिटी हो जाती है, हमें मोटापा हो जाता है. So eating too much of unhealthy food such as fatty, sugary and salty food is especially dangerous for health. Excess animal fat in the diet is dangerous because it leads to the formation of cholesterol. अब कह रहे हैं कि जितनी एनिमल फ़ैट हमारी डाइट में ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे लिए, क्योंकि ये जितनी भी एनिमल फ़ैट है वो किसकी वजह बनती है? कोलेस्ट्रॉल की. एंड नाउ व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल? हाईलाइट करें इसको. अ फैटी सब्सटेंस दैट कैन स्टिक टू द वॉल्स ऑफ आर्टरी. यानी कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये एक फैटी सब्सटेंस है जो कि आर्टरी की दीवारों के साथ चिपक जाता है. ठीक है, अब आर्टरी क्या है? ठीक है, ये आगे से आप हाईलाइट करें. आर्टरी की डेफिनेशन दी हुई है. An artery is a blood vessel that carries blood away from the heart to other parts of the body. यानी आर्टरी जो है वो ऐसी खून की नाली है जो कि जो कि खून को दिल से जिस्म के तमाम हिस्सों तक लेके जाती है. ठीक है, तो अब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि इट स्टिक्स टू द वॉल्स ऑफ एन आर्टरी, जिसकी वजह से आर्टरी जो है वो बिकम्स नैरो. आर्टरीज जो है वो तंग हो जाती हैं. सो द फ्लो ऑफ ब्लड इन इट स्लोज डाउन. और आर्टरीज में जो खून का बहाव है वो यानी स्लो डाउन हो जाता है, हल्का हो जाता है. और द आर्टरी कैन बिकम ब्लॉक्ड, और या फिर इनकी एक्यूमुलेशन से, कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशन से आर्टरीज जो है वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं एंड द स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड इन इट. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मुकम्मल तौर पर ब्लड का फ्लो ही आर्टरीज में से रुक जाता है. तो ईटिंग टू मच शुगर कैन कॉज टूथ डिके एंड ओबिसिटी. इसको भी हाईलाइट करें कि अगर बहुत ज़्यादा आपकी डाइट में शुगर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स शामिल हैं तो उससे क्या होगा कि आपके दांत जो हैं वो ख़राब होंगे और ओबिसिटी भी होगी. ठीक है, ईटिंग टू मच साल्ट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर. ठीक है, इसको भी हाईलाइट करें. और अगर आप सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है. और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का और स्ट्रोक्स का, ये इसमें झटके लगते हैं. ठीक है, so now move to the page number 5. Here we have dietary fiber और roughage. ठीक है, अब dietary fibers क्या होते हैं? हाईलाइट करें डेफिनेशन. द फाइबर इज द ब्रान ऑफ सीरियल्स एंड द सेलुलोज वॉल्स ऑफ प्लांट सेल्स विच पासिस अनचेंज्ड थ्रू द गट बिकॉज इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड. ठीक है, अब ये फाइबर जो है ना ये प्लांट सेल्स की जो सेलुलोज से बनी हुई वॉल्स हैं उसमें पा जाती हैं, सीरियल्स वगैरह में पा जाते हैं ये फाइबर. अब ये फाइबर क्या करते हैं कि ये आपके जिस्म में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, आपकी भूख को ख़त्म कर देते हैं. जब आप इनको टेक इन करते हैं तो ये आपकी भूख को ख़त्म करते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते और ये इसी तरह इनडाइजेस्टिबल फॉर्म में ही आपके जिस्म से एक्सक्रीट हो जाते हैं. ठीक है, तो अब कुछ इम्पोर्टेंस उन्होंने आपको फ़ाइबर की बताई हुई है कि क्या मतलब फ़ाइबर्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं अपनी डाइट में लेना. इट हेल्प्स अवॉइड ओबेसिटी बाय एडिंग इनडाइजेस्टिबल मैटर टू फूड. अब ये हेल्प करते हैं कि क्योंकि इनके अंदर इनडाइजेस्टिबल मैटर होता है, यानी ऐसा मैटर होता है जो कि हज़म नहीं हो पाता. ठीक है, वो मैटर शामिल होता है. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम ओबेसिटी का शिकार जो है वो नहीं होते. बिकॉज दिस सेटिस्फाइज योर एपिटाइट बट कैन नॉट मेक यू फैट. अब क्या होता है कि जब आप इनको इनटेक करते हैं तो आपकी भूख तो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ इनटेक किया होता है ना, तो वो जो खाने की क्रेविंग होती है वो आपकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है और आप फैट भी नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि इन्होंने कौन सा कोई डाइजेस्ट होकर आपके जिस्म का हिस्सा बना, ये इनडाइजेस्टिबल फॉर्म में ही हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं. ठीक है, तो सेकंड है इट एब्जॉर्ब पॉइजनस वेस्ट फ्रॉम फूड दैट इज़ बीइंग डाइजेस्टेड इन द गट. इसके अलावा ये जो ऐसी कोई भी खुराक जो कि हमारी खुराक की नाली में हम डाइजेस्ट कर लेते हैं उसके अंदर मौजूद पॉइजनस वेस्ट को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि वो पॉइजनस वेस्ट भी इन डाइटरी फाइबर के साथ हमारे जिस्म से एक्सक्रीट हो जाते हैं.
थर्ड वन है हाई फाइबर फूड हैज़ मोर बल्क विच अलाउज गट मसल्स टू ग्रिप एंड मूव द फूड अलोंग द गट। यानी जो हाई फाइबरस फूड होती है ये काफ़ी बल्की होती है, ठीक है, और ये अलाउ करती है गट के मसल्स को कि वो फूड के मालिक्यूल्स के ऊपर अपनी ग्रिप जो है वो बढ़ा लें और फूड जो है वो मतलब आसानी से इन डाइटरी फाइबर के साथ गट में से गुजर जाए। उसके बाद है लो फाइबर डाइट्स आर मोर लाइकली टू कॉज कॉन्स्टिपेशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़ एंड कैंसर। लो फाइबर डाइट्स यानी ऐसी डाइट्स का इस्तेमाल करना जिनके अंदर फाइबरस मटेरियल जो है वो बहुत कम होता है, उनकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, डायबिटीज़ या फिर कैंसर भी हो सकते हैं इन सीवियर केसेस, ठीक है। फिर फाइबर रिच फूड जो है उसमें कौन कौन सी आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, सीरियल्स हैं, ब्रेड है, ओट्स, बार्ले, राय, ठीक है, ओट्स और बार्ले ये जो वगैरह होती है ना, ये वो है। जो फ्रूट्स जिनमें फाइबर्स मौजूद हैं वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं, पियर्स हैं, मेलन और ऑरेंजेस हैं। और वेजिटेबल्स ऐसी कौन सी हैं जिनके अंदर रफेज यानी डाइटरी फाइबर मौजूद होता है, वो ब्रोकली है, कैरेट्स हैं और स्वीट कॉर्न है, पीस, बीन्स और पल्सेस, नट्स और सीड्स वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डिजीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें इंडाइजेशन और अल्सर है। अब इंडाइजेशन कब होती है, हाईलाइट करें, इंडाइजेशन में बी कॉज्ड इफ टू मच गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड। यानी अगर आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर इंडाइजेशन होती है। दिस कैन हैपन इफ़ अ पर्सन डज नॉट ईट रेगुलरली। अब ये इंडाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो कब फेस करना पड़ता है, किसी पर्सन को जब वो रेगुलर टाइम पर अपना मील नहीं लेता है, यानी बाकायदगी से या बाकायदा टाइम पे अपना खाना जो है वो नहीं खाता और ईट्स फूड टू क्विकली या बहुत तेज़ी से खाना खाता है, ठीक है। तो इस तरह से इंडाइजेशन का सामना करना पड़ सकता है उन लोगों को जो फूड को क्विकली खाते हैं या फिर रेगुलर टाइम पर अपना खाना नहीं खाते, ठीक है। इंडाइजेशन कैन काज डायरिया, इंडाइजेशन की वजह से डायरिया भी हो सकता है। इंडाइजेशन टैबलेट्स और लिक्विड्स जो हैं वो दिए जाते हैं टू ईज द पेन, ताकि इस सूरत में जो होने वाली दर्द है उसको उससे निजात पाई जा सके, ठीक है। दे हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिड, और ये जो लिक्विड्स वगैरह ये टैबलेट्स हैं ये क्या करती हैं, ये उस एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं, यानी जो गैस्ट्रिक जूस है ना एसिडिक होता है ये, तो ये आपके जब स्टमक में रिलीज़ हो जाता है तो फिर हम ऐसी लिक्विड्स यानी चीज़ें या टैबलेट्स लेते हैं जो कि इस एसिड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, इसके असर को कैंसिल करते हैं, ठीक है। नॉट ईटिंग इनफ रफेज कैन काज कॉन्स्टिपेशन, हाईलाइट करें कि अगर आप रफेज की मुनासिब मिकदार नहीं लेते हैं अपनी खुराक में तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। फिर हाईलाइट करें अगेन, ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन हेल्प रिलीव कॉन्स्टिपेशन, यानी ताज़ा सब्जियां और फल खाने से कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। फिर अगेन हाईलाइट करें इन सीवियर केसेस, और अगर कॉन्स्टिपेशन जो है वो सीवियर हो गई है तो फिर हम जो मेडिसिन लेते हैं उनको हम लेक्सेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्सर। If acids and enzymes eat into the stomach wall, the result is a stomach ulcer. यानी अगर जो एसिड और एंजाइम्स आपकी स्टमक वॉल से रिलीज होते हैं वो आपकी स्टमक वॉल को ही खाना शुरू कर दें, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, स्टमक अल्सर बन जाता है, ठीक है। दिस कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल, और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो सकती है। पीपल विद अल्सर शुड अवॉइड स्पाइसी फूड, और ऐसे लोग जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है उनको स्पाइसी यानी मसाले वाले खाने नहीं खाने चाहिए। दे कैन बी गिवन मेडिसिन टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग, उनको ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि उनकी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती हैं। पीपल विद स्टमक अल्सर्स आर एडवाइज टू इंक्लूड एग एंड मिल्क इन देयर डाइट सो दैट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक कैन बी रिपेयर्ड। वो लोग जो कि अल्सर को सफ़र कर रहे होते हैं या फेस कर रहे होते हैं उनको डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि वो अपनी डाइट में एग्स और मिल्क का इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि उनकी जो स्टमक की लाइनिंग वो एसिड ने ईट कर लिया वो दोबारा से रिपेयर हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर हमारा टॉपिक है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बारे में आज हम सिर्फ जनरल पढ़ेंगे, ठीक है, कल ये कंप्लीट टॉपिक हम पढ़ेंगे। When we use energy to walk, run, work and digest our food, यानी हम एनर्जी को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए, चलने के लिए, काम करने के लिए, अपनी खुराक हजम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी हमारे जिस्म में कोई भी काम जो हो रहा है, एवरीथिंग दैट गोज़ इन अ बॉडी इज़ ड्यू टू एनर्जी,
ठीक है, यानी एनर्जी की वजह से हम सारे काम करें। अब हाईलाइट करें, वी ऑब्टेन एनर्जी फॉर ऑल आर एक्टिविटीज़ बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी ये तमाम प्रोसेसेस के लिए हम जो एनर्जी हासिल करते हैं वो कहाँ से आती है? रेस्पिरेशन से। एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन? अगेन हाईलाइट करें, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन और ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। यानी रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए फूड मॉलिक्यूल जैसा कि ग्लूकोज वगैरह को तोड़ा जाता है या उनकी ऑक्सीडेशन होती है, यानी उनमें ऑक्सीजन शामिल की जाती है। और ये सारा काम आपके बॉडी में होता है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि ये रिलीज़ करता है एनर्जी। ये प्रोसेस क्यों? क्योंकि जब फूड मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इसको एक इक्वेशन से उन्होंने शो किया, इक्वेशन भी आप हाईलाइट करें। यानी ग्लूकोज है, जब इसकी ऑक्सीडेशन की जाती है, इसमें ऑक्सीजन एडअप की जाती है, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं और इस दौरान एनर्जी की बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो रिलीज़ होती है। टू रेस्पायर द बॉडी फर्स्ट रिक्वायर्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यानी रेस्पायर करने के लिए पहले तो बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है कि उसको ऑक्सीजन मुहैया की जाए। ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं व्हेन वी ब्रीथ। ठीक है, तो अपने माउथ और नोज़ के ज़रिए हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं, तो वहाँ से हम ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों ने रीडिंग में आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मीनिंग्स हैं, वो अच्छे से आपने लर्न करने हैं। Now students, on page number 10 we have our concepts, our words to learn। ठीक है, तो फर्स्ट 3 जो थे वो हम लोगों ने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ लिए थे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेंक्रियाज। सो व्हाट इज़ पेंक्रियाज? इट प्रोड्यूस पेंक्रियाटिक जूस। ये पेंक्रियाटिक जूस खारिज करता है जो कि पोर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है थ्रू द पेंक्रियाटिक डक्ट, पेंक्रियाटिक नाली के ज़रिए। ठीक है, डायरिया क्या है? लॉस ऑफ वाटरी फिसिस, यानी जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाता है, उसको डायरिया कहते हैं, हैज़ा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है रेक्टम। स्टोर फिसिस बिफोर एक्सपेलिंग दैम एट अ कन्वीनियंट टाइम। यानी रेक्टम क्या करता है कि थोड़े टाइम के लिए फिसिस को, यानी जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको स्टोर करता है, और उस वक्त तक स्टोर करता है जब तक कि आप किसी कन्वीनियंट टाइम पर आप उसको अपनी बॉडी से एक्सपेल नहीं कर देते, यानी बाहर नहीं निकाल देते। एनस क्या है? एग्जिट फॉर फिसिस, यानी वो एनस कह लें कि वो पार्ट है कि जहाँ से आप अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये जो रिमेनिंग हाफ आपके वर्ड्स मीनिंग्स रह गए थे, ये वर्ड्स मीनिंग्स आपने नोट से करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल अप टू बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स मीनिंग्स आपने अपने बुक पर नोट भी करने हैं और अच्छे से लर्न भी करने हैं। सो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ा था। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज द नेम्ड एज रिकॉल क्वेश्चन। सो पार्ट 1 है इसका, डिफाइन रेस्पिरेशन। अभी आपने पढ़ा कि व्हाट इज रेस्पिरेशन? इज अ प्रोसेस बाय विच फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन। यानी रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए फूड मॉलिक्यूल्स यानी ग्लूकोज वगैरह को तोड़ा जाता है। ठीक है, और ऑक्सीडाइज या उनमें ऑक्सीजन शामिल की जाती है इन द बॉडी जिसमें टू रिलीज एनर्जी, ताकि एनर्जी ली जा सके। और इक्वेशन भी इसकी लिए आपने बुक पे भी हाईलाइट की है, यहाँ भी आप अच्छे से लर्न करें। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ पे प्लस एनर्जी भी लिखें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये बहुत हम लोगों ने ब्रीफली पढ़ा था, इसको हमने काफ़ी एक्सप्लेन मैंने किया था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आपने वो सारा लेक्चर दोबारा से देखना है। ठीक है, कि किस तरह से हमने पढ़ा था, उसमें सारी डेफिनेशंस देखनी है, और ये डायग्राम आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी नोट कॉपीज़ पर। ठीक है, और डायग्राम बना के आप लोगों ने मुझे सेंड भी करनी है इसकी पिक्चर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की पहले डेफिनेशन है वो आपने पढ़ा है कि ऐसा सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्रेक, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स हैं खुराक के, उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि वो स्टार्ट होती है डाइजेशन माउथ से, फिर वो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि स्लाइवा रिलीज करते हैं और वो फूड को सॉफ्टन करता है। फिर ईसोफेगस है जिससे फूड जो है वो मूव करती है टू द स्टमक, और स्टमक क्या है? वो फूड को स्टोर करता है थोड़ा टाइम के लिए, और उस वक्त उसमें गैस्ट्रिक जूस जो है वो शामिल होता है। ठीक है, और उससे खुराक जो है वो कायम की शक्ल में आ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हमने पढ़ा था कि पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाती है और फिर वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। उसके बाद लीवर है, लीवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है, और बाइल जो है वो खुराक को एसेमिलेट करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो क्लास आपने ये अपने दोनों क्वेश्चंस, वर्ड्स मीनिंग्स और बुक रीडिंग में आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी, और जो पेज नंबर 10 पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं वो भी सब आपने बहुत अच्छे से लर्न करने और डायग्राम बनानी है। थैंक यू सो मच।